मैं क्या कहेंगे तो ताज स्टोरी फिल्म रिलीज हुई, प्रोपोगेंडा बताया गया, कोर्ट भी गए, क्या कहेंगे पहला रिएक्शन जनता को, क्यों फिल्म देखनी चाहिए? सबसे पहले मैं परेश रावल जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने जो एक दम दिखाया है तथ्यों के साथ एक फिल्म को, आप इसको फिल्म की तरीके से देख रहे हो, मैं इसको उस इतिहास के तौर पर देख रहा हूं कि एक इतिहासकार, मैं परेश रावल में एक इतिहासकार देख रहा था जो एक एक तथ्य बकायदा किताबों का नाम है, बकायदा साइंटिस्टों के नाम है, बकायदा चीजें, हो सकता है कि कुछ क्योंकि मूवी है कुछ फिक्शन होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन जिस तरीके से जिस बारीकी से उन्होंने एविडेंसेस पेश किए हैं वो अपने आप में काबिले तारीफ था और इसलिए मैं उनको बधाई देता हूं। और इस मूवी को सिर्फ इसलिए जाकर देखो कि तुम्हें ये पता चलेगा कि मुगलों ने क्या क्या तुम्हारा किया था, किस प्रकार से तुम्हारी इमारतों को, किस प्रकार से तुम्हारे मंदिरों को कब्जाया या तोड़ दिया, किस तरीके से। आज हम लोग ईदगाह के लिए कह रहे हैं ना, ईदगाह हमारा कृष्ण जन्मभूमि है, हम लोग ज्ञानवापी मंदिर के लिए लड़ रहे हैं ना, इसी प्रकार से तेजो महालय है, विष्णु शंकर जैन जी कब से केस लड़ रहे हैं इसका, और तमाम राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी संगठन भी इसके लिए आवाज उठाते आए हैं। और मैं आज उन मुगल वंशजों से ये बोलना चाहता हूं जो बड़े चौड़े में आकर कह देते हैं कि अरे लाल किला नहीं होता, ताजमहल नहीं होता, मुगलों ने नहीं बनाया होता तो ये नहीं होता वो नहीं होता। हमने बहुत पहले बोला था, जो आज तक अपनी नाप का पजामा नहीं बनवा पाए, जो अफगानिस्तान में तालिबान में अफगानिस्तान में आज तक शौचालय नहीं बनवा पाए ठीक से, वो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना देंगे। क्या दुनिया जानती है सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? वैसे हड़प्पा की सभ्यता क्या है, कितनी पुरानी है? तो भारत ने, जब ये लोग कबीलों में रहते थे ना, जंगलों में जानवरों की खाल ओढ़ के, उस समय पे भारत वस्त्र बनाता था, उस समय पे भारत इमारतें बना रहा था, समझ गए? तो अभी मैं आपको रोकूंगा कि फिल्म में एक डायलॉग बोलते हैं परेश रावल साहब, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, कि किस तरीके से हमारे इतिहास को छुपाया गया, किस तरीके से जो तथ्य थे, जो साक्ष्य थे, उनको छिपा के फिल्म बनाई गई। तो क्या एक माहौल नहीं बिगड़ेगा इससे कि वो तो कहते हैं भैया कि प्यार की निशानी ताजमहल, वो उधर कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि हमारे इतिहास के साथ जिन लोगों ने छेड़छाड़ करी है उनको टेररिस्ट बोला जा रहा है। इंटेलेक्चुअल टेररिज्म जो बोला जा रहा है बिल्कुल सत्य बोला जा रहा है। हमारे देश के अंदर में वामपंथियों ने क्या काम करा, अपने आप को बुद्धिजीवी दिखाते दिखाते ना भारत को बहुत नुकसान दिया। उन्होंने भारत का टेररिज्म का क्या मतलब होता है, टेररिस्ट आते हैं, लोगों को मारते हैं, खत्म करते हैं, आक्रांता आते हैं, हमारी सभ्यताओं को, हमारे मंदिरों को नष्ट करते थे। तो इसी प्रकार से इंटेलेक्चुअल जो टेररिज्म है ना, उसने क्या किया, आपके दिमाग में आजादी के बाद भरना शुरू कर दिया। अब मैं बताता हूँ कैसे। अकबर के बारे में कितना पढ़ा है आपने? छठी क्लास से अकबर के बारे में पढ़ाने लग जाते हैं, और ग्रेजुएशन में तो पूरे पूरे चैप्टर है। महाराणा प्रताप के बारे में नहीं पढ़ा, एक पेज। आप सोच कर देखिए कि ऐसी क्या मंशा थी कि वो जो जेनोसाइड करने वाला अकबर था, और जो कभी हिम्मत करके महाराणा प्रताप से लड़ने की औकात नहीं हुई, सामने से मान सिंह को भेजता था, उस अकबर को महान दिखाया जाता है, और मेरे राणा प्रताप के लिए सिर्फ एक पन्ना। उस पृथ्वीराज चौहान के बारे में सिर्फ एक पन्ना दिखा दिया जाता है, और उनको संयोगिता का सिर्फ आशिक बता दिया जाता है, जो 17 बार मोहम्मद गौरी को माफ कर देते हैं, जीवन दान दे देते हैं, और उसके बाद उसको शब्द वेदी बाण से मार देते हैं। उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्या मंशा थी? शाहजहां को महान बताया गया, ताजमहल को प्रेम की निशानी बताया गया, राम सेतु को नहीं। असली प्रेम की निशानी कौन सी थी? वो राम सेतु। और मैं बता दूं आपको, मैं इतना बड़ा हो गया, हजारों बार आगरा गया हूँगा, आज तक ताजमहल देखने नहीं गया। क्यों? क्योंकि मेरे लिए प्रेम की निशानी ताजमहल से बड़ी तो वो सड़क है जो दशरथ मांझी जी ने पहाड़ काट कर बनवाई थी। ठीक है, तो भी मैं समझ गए? आप आपसे आखिरी सवाल ये करूंगा कि क्या प्रेजेंट जो फिल्म में किया गया सच्चाई दिखाई गई है? प्रोपोगेंडा वो कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा दोबारा बिगाड़ेंगे, ऐसी प्रोपोगेंडा वाली फिल्म ले आते हैं और भाईचारा बिगाड़ते हैं। देखो, मैं इस बात पे एक बात बोल दूं, पहली बात तो मूवी बिल्कुल 100% सच दिखाई गई है, ये सच्चाई है। लेकिन अब उसके बाद में मैं बोल देता हूँ, अगर भाईचारे की इतनी ही मिसाल बननी है तो हर बार हिंदू पहल कर चुका है। कभी मंदिरों में उसने हनुमान चालीसा करा दी, कभी मंदिरों में इनकी बेटियों का विवाह करा दिया, यहाँ तक कि ये मेरा भाई खड़ा है, ठीक है, अभी रमजान के महीने में एक मुस्लिम लड़की का नौशाद ने बलात्कार किया था, और उस लड़की को, मुस्लिम लड़की को इंसाफ दिलाने ये गया था राहुल पचौरी। ये टीम खड़ी है, इसकी दिखा दो, ये मेरे भाई गए थे, ठीक है, इनके सबके माथे पे तिलक है, ये बेटियों में भेद नहीं करते। तो भाईचारे की मिसाल असली कौन पेश कर रहा है? अब मुसलमान की बारी है। भाईचारा अगर तुम्हें चाहिए ना, एक काम करो, हमारा ज्ञानवापी हमें दे दो, नंदी महाराज की प्रतीक्षा खत्म करवा दो, और
ईदगाह में हटा के हमारे प्रभु श्री कृष्ण की जन्मभूमि गर्भगृह बनवा दो। मान जाऊंगा मैं, तुम भाईचारे वाले हो। ठीक है भैया, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल भाई, आप क्या कहेंगे? तो ताज स्टोरी फिल्म देख के आए हैं, जनता के लिए दो शब्द सबसे पहले, फिल्म अच्छी है या प्रोपेगेंडा बेस्ड है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी फिल्म आती है तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा प्यार मोहब्बत खराब की जाती है। दर्शकों को फिल्म क्यों देखनी चाहिए? देखिए, सैयारा मूवी को देख के ना कहीं रोने वाले आशिक तो हजार मिलेंगे, लेकिन ये मूवी ऐसी है जो तुम अपने ना 5 से 6 साल के बच्चों को भी दिखाओगे तो उन्हें भी असली इतिहास की पहचान हो जाएगी। वो इतिहास जहाँ लगातार मुगलों को महान बताया गया, जबकि वो मुगल थे, वो चोर थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के इतिहास को चोरी किया और कहीं ना कहीं उसे ढक के उसके ऊपर एक मकबरा रख दिया गया। उसी प्रकार से इस ताज स्टोरी को आप लोग जरूर देखो, साथ में अपने बच्चों को जरूर लेके आए, क्योंकि उस इतिहास का कहीं ना कहीं पता होना जरूरी है, जिस इतिहास को लगातार इस भारत देश में कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश की जा रही है। और तो और जिन मुगलों ने 60,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा है इस देश में रहकर, कहीं ना कहीं हिंदुओं को जिस प्रकार से शोषण किया, उनकी हत्याएं की, आज उन सब चीजों का ज्ञान लेना है तो ताज स्टोरी को सबसे पहले आप देखने आए। क्योंकि ये मूवी देखना इसलिए जरूरी हो जाती है कि जिन सनातनियों को कहीं ना कहीं इतिहास को छुपाकर दिखाया गया, बार बार मुगलों को महान बताया गया, आज कहीं ना कहीं सवाल यह खड़ा करता है कि संभाजी महाराज जैसे, महाराणा प्रताप जैसे लोगों का इतिहास आखिर किताबों में लंबे लंबे पन्नों में क्यों नहीं है? आखिर क्यों एक एक पन्नों में उस इतिहास को खत्म कर दिया गया? आज सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग अब इसे बात से कहेंगे कि धार्मिक उन्मादों को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, इस देश में दंगे फसाद कराने का कार्य किया जा रहा है, आपसी भाईचारा बिगड़ेगा। पहली बात तो इस देश में किसी प्रकार का कोई भाईचारा नहीं है। इस भाईचारे को आप भूल जाओ, क्योंकि हमेशा इस देश के अंदर अगर भाईचारा किसी ने निभाया तो वो सिर्फ हिंदू था, लेकिन इन लोगों ने कहीं ना कहीं उन्हीं भाइयों का चारा बनाकर खाया, क्योंकि इस देश की सच्चाई है। और आज आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बात कहूंगा कि जिस प्रकार से 60,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ने का कार्य उन मुगलों ने करा, आज हम जैसा सच्चा सनातनी सीधा कहेगा कि तेल लगा के सरसों का हिसाब लेंगे बरसों का। भैया, आपने इतिहास की बात की तो हिस्टोरिकल मिस्टेक की बात की है। परेश रावल साहब का पूरा रोल दिखाया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से इतिहास छुपाया गया है, नहीं बताया गया। लोगों को पूरे चैप्टर अकबर के पढ़ा दिए, बाबर के पढ़ा दिए, औरंगजेब के पढ़ा दिए हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में नहीं बताया गया। तो क्या कहेंगे कि अगर लोग आएंगे फिल्म देखेंगे तो क्या माहौल नहीं बिगड़ेगा इससे? वो कहते हैं मुगल भी तो आए थे तो भारत में तो छोड़ कर गए, अपने साथ थोड़ी ना लगे ताजमहल हो चाहे लाल किला हो, उन्होंने देश में ही छोड़ा। देश के लोग आज उससे कमा खा रहे हैं। भाईचारा कब बिगड़ता है? जब किसी की नबी की गुस्ताखी होती है और खुले में तलवार लहरा के कहा जाता है कि गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा। आज अगर एक लड़की चांदनी चौक में खड़े होकर साफ साफ कह रही है कि मैं गाय का मीट खाऊंगी, जो माननीय हमारे संत हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके लिए गलत टिप्पणी कर देती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस देश का कानून इस लड़की के लिए तो कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन उसको सबक सिखाने के लिए जब 555 की घुटी उसे पिलाई जाती है ना, तो वही कानून व्यवस्था गौ रक्षकों पे झूठे मुकदमे लगा देती है। आज ये बात मुझे यहाँ बोलना इसलिए आवश्यक हो गया है कि हमारे कुछ गौ रक्षक भाई जब उस लड़की के घर पे पहुंचे ना, तो आज कानून ने उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए। तो ये इस देश का उन्माद वहां से नहीं बिगड़ता, वो लोग कुछ भी कह लें, संविधान में सारे राइट्स उन्हें दिए गए हैं, लेकिन हिंदू अपने धर्म के लिए कहीं ना कहीं एक सत्य बात कह दे और दूसरे धर्म की सत्य बात बता दे, तो कहीं ना कहीं हिंदू ही टारगेट हो जाता है। हमेशा एक चीज बोली गई है कि जो ये ताजमहल हुआ, ये लाल किला हुआ, मुगलों ने बनाया, ये बताया जाता है कि मुगलों ने बनाया। तो क्या ये मुगल है, मुगली विरासत है, भारत की विरासत है? क्योंकि कुछ दूसरे धर्म के लोग तो कहते हैं हमारी विरासत है। अगर आपको मुगलों से या मुसलमानों से इतनी दिक्कत है तो तोड़ दीजिए ना, क्यों आप इनके नाम पर कमा खा रहे हैं? फिर देखिए, हम कहीं ना कहीं इस देश के अंदर सबसे पहले संविधान का पालन करते हैं। अगर ये देश कहीं ना कहीं भगवत गीता से चल रहा होता ना, तो एक हाथ में हम अपनी भगवत गीता को उठाते और दूसरे हाथ में हम भी कोई अस्त्र उठा लेते और इनका सर्वनाश कर देते, जितने भी राक्षस है। तो हमारा सीधा एक सिद्धांत है, हम कानून का पालन करने वाले व्यक्ति हैं और कानून के तरीके से ही हर एक उस मंदिर को हम अपने पास खींचेंगे जो कहीं ना कहीं हमारा है। आज तो मैं साफ कहता हूँ कि मुसलमानों से कि इस देश के अंदर जितनी भी तुम्हारी विरासत है उनकी खुदाई कर लीजिए, अगर उनमें से सब निकलता है तो आप रख लेना, और अगर उसके अंदर से शिव निकलता है ना भाई साहब, तो वहाँ पे भव्य मंदिर बनवाने के लिए आप हमारा सहयोग कर देना। तो मतलब ये भारत की विरासत है, मुगलों की विरासत नहीं है। ताजमहल, लाल किला, ये सब भारत की विरासत है, मुगलों की विरासत। एक चीज बताइए, मुगल कहाँ से आए थे? कोई मुगल यहाँ भारत के तो थे नहीं, इनकी अम्मी ने यहाँ पैदा तो किया नहीं था, इनके अब्बू ने यहाँ कोई फैक्ट्री तो लगाई नहीं थी, लेकिन मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि महाराणा प्रताप यहाँ के थे, संभाजी महाराज यहाँ के थे, पृथ्वीराज सिंह चौहान यहाँ के थे, और ना जाने कितने योद्धा जिनके धड़ तक कट गए लेकिन तलवारें हाथों से चलती रही। यही हमारा इतिहास है, और अगर ये हमारा इतिहास है तो हमारे ऐतिहासिक कार्य वो विरासतें कहाँ चली गई? इससे साफ पता लगता है कि उन मुगलों ने उन विरासत को खत्म करके, जिस प्रकार से एक कहीं ना कहीं वोट के समय में एक महिला
कहीं ना कहीं सलमा बनकर जिस बुरके को पहनकर आती है, जब वो बुरका उतारा जाता है तो उसमें से जावेद निकलता है ना, उसी प्रकार से उन मंदिरों को कहीं ना कहीं बुरखा पहनाने का कार्य इन मुगलों ने करा। और आज उन बुरखों को उतारने की जरूरत है ताकि पता लग सके कि इस देश के अंदर ना जाने कितने ऐसे ऐतिहासिक कारिक मंदिर हैं जो इसके आज भी इस देश में स्थित हैं और कहीं ना कहीं वो चमत्कारी मंदिर है। और जरा सा धीरे धरो, यमुना का पानी खोलेगा और राम भक्त के बाद अभी तो कृष्ण भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन बैठे योगी बाबा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, हैदराबाद से बैठा ओवैसी भी राधे राधे बोलेगा। दत्ताज स्टोरी देख के आए हैं, क्या कहेंगे? पहला रिएक्शन, देश की जनता को क्यों देखनी चाहिए? और जो दूसरे वाले हैं वो कहेंगे प्रोपेगेंडा वाली फिल्म, सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति। और ये ऐसा कुछ लगा कि फिल्म में भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश की गई हो या कुछ गलत फैक्ट्स प्रेजेंट किए गए हो? नहीं सर, भाईचारे का बिगाड़ने की तो कोई कोशिश नहीं की। जो आज तक मेरी मानसिकता है कि पिक्चर में वही चीज दिखाई गई है जो है, इतिहास दोहराया गया है। और मैं यही कहूंगा अपने जितने भी सनातनी भाई हैं उसको इतिहास पढ़ना चाहिए। अगर वहाँ पर 22 कमरे हैं, 22 कमरों को अगर चेकिंग करने का आप परमिशन दे दे, नहीं निकलता तो आपका है, अब चेकिंग करने तो दो। आगरा की जामा मस्जिद में हमारे कितने मंदिर है तोड़ के उसकी मूर्ति दबा रखी है। आजकल टेक्नोलॉजी सर ऐसी आ गई है, खोदने की जरूरत नहीं है, आप खाली ऊपर से चेक कर सकते हो। और सर चेकिंग करने पर आए तो बहुत कुछ निकल जाएगा। मैं यहाँ की छोड़ो, बहुत ऐसे है। मैं कह रहा हूँ सऊदी अरब अगर आज हिंदुस्तान में होता ना तो सऊदी अरब की चेकिंग करवा दो तो वहाँ भी मक्केश्वर धाम ही निकलेगा। और ये फैक्ट है सर, कोई भी चेक कर सकता है। अगर अच्छा, कहा जाता है कि ताजमहल से पहले एक या तो महल था या तो मंदिर हुआ करता था, ताजो महल। तो वहां से तेजो महल, वहां से लेके आज तक का जो इतिहास छिपाया गया, जो फिल्म में भी दिखाया गया है कि कैसे हिस्टोरिकल मिस्टेक की गई है, कैसे एक इंटेलेक्चुअल टेररिज्म की बात की गई है परेश रावल साहब की तरफ से। तो क्या ये सारी चीजें माहौल बिगाड़ेंगी नहीं? क्योंकि बोल रहे हैं भैया मुगल तो आए थे, मुगल की तो विरासत थी है, भारत की विरासत की कहाँ से बात करते मुगल हैं? की विरासत कहाँ से आ गई सर? आप भी गजब आदमी हो। मुगल की विरासत वो लोग कहते हैं, ये मेरा नहीं है, वो लोग कहते सर हैं। वो तो यूं वो तो कुछ भी कहते हैं, उनको छोड़ दो। वो 25 करोड़ तो कुछ भी कहने को तैयार है, उनकी तो छोड़ दो। लेकिन कोर्ट पे अभी भी सर, हमें इस देश का दुर्भाग्य यही रहा है कि कोर्ट ने कहीं भी अभी भी ना न्याय नहीं करा है। अगर न्याय करती तो ये परमिशन देती कि नीचे जो 22 कमरे हैं ना, कम से कम उसको चेकिंग करने की तो मतलब परमिशन देती ना, उसको चेकिंग करने की देती। नहीं था कुछ तो यार आप अपना ले जो भी है। तो मुमताज की याद में, प्यार में, मोहब्बत में ताजमहल बनाया, उसको लेके फिल्म आती है तो ताज स्टोरी। पहले ये कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इंस्टेंट हम सुनवाई नहीं करेंगे। तो क्या फिल्म देख के आए हैं, ऐसा कुछ लगा कि प्रोपोगेंडा है या किसी के लिए सिर्फ विरोध किया गया है, नफरत फैलाई गई है? तो प्यार की निशानी ताजमहल, उसके पीछे ऐसे स्टोरी बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? कन्हैया कुमार की हत्या प्रोपेगेंडा थी। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, उनको उनके घर से भगा देना, जालिब गालिब का नारा लगाना, गिरजा टीकू का बलात्कार करना, आरे से काट देना, ये क्या एजेंडा और प्रोपेगेंडा था? आप बताइए। अभी हाल ही में मुर्शिदाबाद क्या एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा था? आप बताइए ना। कार सेवकों की निर्मम हत्या एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा थी। मतलब जब सच्चाई आएगी आप बोलोगे कि ये जहर फैलाने वाले लोग हैं, ये भारत में अमन चैन खत्म करने वाले लोग हैं। लेकिन जो लोग संविधान के होते हुए, पुलिस आर्मी के होते हुए कश्मीर में सेना को पत्थर मारते हैं, वो क्या करते हैं? वो एजेंडा नहीं चलाते, वो प्रोपेगेंडा नहीं होता। जो कार से वो पे गोलियां चलाते हैं वो नहीं होता, जो मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का पलायन कराते हैं वो नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि हम कौन से देश में जी रहे हैं, इतिहास जानने का हमें हक भी नहीं है। अगर हम इतिहास जानना चाहते हैं तो हमारे को एजेंडाधारी बताया जाता है। मैंने ये नहीं कहा कभी भी कि इसको भी तोड़ो, उसको भी तोड़ो, फलाने को तोड़ो। ताजमहल 7वां अजूबा है, पूरा भारत इस पे गर्व महसूस करता है, पूरे वर्ल्ड में नाम है इसका। लेकिन इसका इतिहासकार है कौन? इसको बनाने वाला है कौन? इसके पीछे खून पसीना बहा किसका? उसका नाम भी तो सामने इतिहास में तो आ गए, मुगल आए थे, मुगलों ने बनाया, 1600 ईस्वी में आए थे। 10 कम से कम फिल्म में भी दिखाया गया कि कैसे उन्होंने बोला 17 साल लग गए हैं। तो मुगलों की विरासत है कि भारत की विरासत है? क्योंकि ये कुछ मुगलों की पैदाइश तो कहते हैं कि भैया हमारी विरासत है, अगर मुसलमानों से इतनी दिक्कत है तो ताजमहल और लाल किला भी छोड़ दो तुम। मेरी सोच के अंदर जो मुगलों को महान बताता है वो कभी भाई नहीं हो सकता, वो कभी देशभक्त नहीं हो सकता, वो कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। ये मेरी पर्सनल विचारधारा है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं ना महाराणा प्रताप का, जब हम इतिहास पढ़ते हैं गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का, जब हम इतिहास पढ़ते हैं गुरु अर्जन देव जी का, जब हम इतिहास पढ़ते हैं गुरु तेग बहादुर साहिब जी का, जब हम इतिहास पढ़ते हैं 4 साहिबजादों का, जब हम इतिहास पढ़ते हैं झांसी की रानी का, तो हमारे को पता चल जाता कि महान लोगों ने कितने महान कार्य हमारे देश में करे थे। और अगर इस देश के अंदर आकर के उन 2 कौड़ी के लुटेरों को, उन 2 कौड़ी के जल्लादों को अगर कोई महान कहता है तो आत्मा यहाँ तृप्त होती है। मुझे
मतलब नहीं सरकारें क्या कहती है, मुझे पता नहीं, मतलब नहीं इंजीनियर क्या कहते हैं, मुझे मतलब नहीं आर्टिकल टीम क्या कहती है। मुझे मतलब है कि जो 4 साहिबजादों में 2 साहिबजादों को दीवारों में चुनवाने का हुक्मनामा दे सकता है, जो गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी का फरमान जारी कर सकता है, जो गुरु गोविंद सिंह साहिब जी को पूरा परिवार मारना पड़ता है, क्यों? अधर्म की हानि ना हो, अधर्म ना जीते, धर्म जीते, उसके लिए जो गुरु अर्जन जी, गुरु मतीदास, गुरु भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला जी, उनको पताड़ना दे सकते हैं। वो जीवन में कुछ बनाएंगे। अभी यहाँ पे चोर आएगा, वो चोरी करके जाएगा, लूट के जाएगा। आपको क्या लगता है वो कोई आलीशान मकान बनाएगा किसी गरीब के लिए? तो जो लुटेरे आए भारत को लूटने के लिए थे, आपको लगता है वो लाल किला बनाएंगे? वो हरा किला बनाते तो कहते हैं ना, वो प्रद्युमन आता है सीआईडी के अंदर, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो भैया ये जानना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी, जज साहब को भी और पूरे देश को भी कि ताजमहल में कुछ तो गड़बड़ है। क्या क्या मूवी से क्या संदेश देना चाहेंगे, देख के आए हैं, जनता को क्यों देखनी चाहिए और क्या एक मैसेज मिल रहा है फिल्म से? देखिए, कुछ लोग उन मुगलों को महान बताते हैं जिन्होंने अत्याचार के सिवा कुछ नहीं किया, जिन्होंने अपने बाप को जेल में डाल दिया था, सत्ता के लिए पानी का गिलास तक नहीं दिया था, और उनके बाप को, औरंगजेब के पिता को बोलना पड़ गया था कि तेरे से अच्छे तो हिंदू हैं, जो पितृ पक्ष के अंदर भी अपने मरे हुए पितरों को पानी और भोजन देते हैं। तो मुझे जीते जी पानी से वंचित कर रहा है। तो जिन्होंने ऐसी विचारधारा रख दी अपनी औलाद के लिए, वो कितने महान होंगे ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं आपके बच्चे, हम लोगों ने तो पढ़ लिया मुगल महान थे क्योंकि हमें किताबों में पढ़ाया गया, लेकिन हमारे बच्चे कभी उनको महान ना बताएं जिन्होंने गुरु साहिबा को पताड़ना दी हो, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में चुनवाने का ऐसा घिनौना काम किया हो, जिनके लिए कहते हैं जो हमारे कश्मीरी ब्राह्मण थे वो गए थे गुरु तेग बहादुर साहिब जी के पास, वो आए थे आनंदपुर साहिब से चल करके चांदनी चौक, और इस निर्दयी जल्लाद ने फतवा जारी किया था। वो झुके नहीं थे क्योंकि उनको पता था अगर मैं झुका तो हजारों करोड़ों लोग धर्म रूपांतरण कर लेंगे। उन्होंने हंसते हंसते शहीदी दे दी धर्म को बचाने के लिए। वो कभी महान हो सकता है? अपने बच्चों को ये इतिहास में बताना, अपने बच्चों को बताना गुरु तेग बहादुर जी का इतिहास, अपने बच्चों को बताना गुरु अर्जन देव जी का इतिहास, अपने बच्चों को बताना 4 साहिबजादों का इतिहास, अपने बच्चों को बताना गुरु गोविंद सिंह साहिब का इतिहास, अपने बच्चों को बताना महाराणा प्रताप का इतिहास, अपने बच्चों को बताना झांसी की रानी और पृथ्वीराज सिंह चौहान और ना जाने ऐसे कितने हमारे शूरवीर योद्धाओं का इतिहास। इनको मत बताना, नहीं तो आज जैसे हमें दुख होता है ना कि हमने किन का इतिहास पढ़ा, कल को आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि पिताजी ये अगर महान थे तो मैं बंगला साहिब गुरुद्वारे गया था और मैं वहां म्यूजियम में गया और मैंने देखा वहां पे गुरु साहिबों को कैसे पताड़ना दी गई, तवे पे रखा गया, उनकी खाल समेत बाल उखाड़ दिए। ये पापा आप बताते हो कि ये महान थे मुगल? तो वो क्वेश्चन जब आपकी औलाद आपसे पूछेगी ना तो आपके मन में एक प्रश्न जरूर आएगा कि अगर मैं गलत पढ़ लिया था तो कम से कम अपने बच्चे को तो अच्छी शिक्षा दूं।